ये फिल्म सिर्फ फिल्म इतिहास नहीं बदलती बल्कि पूरे साइंस फिक्शन सिनेमा की दिशा बदल देती है। आज भी इसकी हर फ्रेम, हर सीन और हर किरदार को लोग याद करते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले इसकी शुरुआत निर्देशक जेम्स कैमरून से होती है। उस समय जेम्स कैमरून अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्हें एक अधूरी फिल्म पूरी करने के लिए रखा गया, लेकिन न तो उन्हें रचनात्मक आजादी मिली और न ही फिल्म की एडिटिंग पर कोई अधिकार। आखिरकार उन्हें भी प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। ये घटना उन्हें अंदर तक तोड़ गई। इसी दौरान एक रात वे एक छोटे से मोटल में सो रहे थे। नींद में उन्होंने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि आग की लपटों के बीच से एक धातु का कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और शरीर पर इंसानी चमड़ी के टुकड़े लटके हुए थे। डरकर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत कागज उठाकर उस डरावने चेहरे का स्केच बना डाला। यही सपना आगे चलकर टर्मिनेटर का जन्म बना। फिल्म में सबसे यादगार दृश्य भी यही है। आग की लपटों के बीच से निकलता हुआ धातु का कंकाल, लाल आंखें, बिना किसी भावना के सिर्फ अपने मिशन की ओर बढ़ता हुआ। देखने वाला पहले ही नजर में समझ जाता है कि यह इंसान नहीं, मौत का दूसरा नाम है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि टर्मिनेटर के दांत असली इंसानी दांतों जैसे बनाए गए थे, क्योंकि मशीन को पूरी तरह इंसान जैसा दिखाने के लिए उसके दांत भी बिल्कुल असली लगने जरूरी थे। यही छोटी छोटी बातें इस किरदार को और भी डरावना बना देती हैं। अब बात करते हैं उस अभिनेता की जिसने इस किरदार को अमर बना दिया, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में निर्देशक उन्हें इस भूमिका के लिए नहीं लेना चाहते थे। पहले किसी और अभिनेता को चुना गया था, जबकि आर्नोल्ड को भविष्य से आए सैनिक का रोल देने की योजना थी। लेकिन जब निर्देशक ने आर्नोल्ड से मुलाकात की तो उनकी चाल, उनका शांत चेहरा और भावनाहीन व्यवहार देखकर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि यही असली टर्मिनेटर है। उसी पल फैसला बदल गया और आर्नोल्ड को टर्मिनेटर बना दिया गया। उस समय उनकी उम्र लगभग 37 साल थी। बॉडी बिल्डिंग छोड़े हुए भी कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर आज भी किसी मशीन जैसा मजबूत था। इस किरदार के लिए उन्होंने महीनों तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को इस तरह तैयार किया कि गोली चलाते समय उनकी आंखें बिल्कुल न झपकें, क्योंकि एक मशीन कभी नहीं डरती। फिल्म का बजट भी बहुत कम था, इसीलिए कई सीन बिना किसी अनुमति के असली सड़कों पर शूट किए गए। राह चलते लोगों को पता भी नहीं चलता था कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी वजह से फिल्म में जो असली और डरावना माहौल दिखता है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिल्म की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है। चारों तरफ तबाही फैली हुई है। जमीन पर इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। विशाल मशीनों को हराकर इंसानों को आजादी दिलाएगा। इसलिए स्काईनेट फैसला करता है कि अर्जुन को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। वो अपने सबसे खतरनाक रोबोट टीम 800 को टाइम मशीन के जरिए साल 1984 के लॉस एंजेलिस भेज देता है। उसका मिशन केवल एक है, अर्जुन की माँ सारा को मार देना, ताकि अर्जुन कभी जन्म ही न ले सके। लेकिन इंसानों की प्रतिरोध सेना भी चुप नहीं बैठती। वे अपने सबसे बहादुर सैनिक करण को भी उसी समय 1984 में भेजते हैं। उसका मिशन है हर कीमत पर सारा की रक्षा करना। यहीं से शुरू होती है इंसान और मशीन। लॉस एंजेलिस। एक भयंकर बिजली आसमान को चीरती हुई जमीन पर गिरती है और उसी रोशनी के बीच से एक विशालकाय इंसान बाहर निकलता है। उसका शरीर किसी पहलवान जैसा मजबूत है, लेकिन चेहरे पर न कोई डर है और न ही कोई भावना। ये कोई इंसान नहीं बल्कि भविष्य से आया T-800 है। उसी समय शहर के दूसरे कोने, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो इंसान है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं और आंखों में थकान साफ दिखाई देती है। यही निर्देशक दोनों किरदारों का सबसे बड़ा अंतर दिखाते हैं। मशीन बिल्कुल शांत, आत्मविश्वासी और ताकतवर है, जबकि इंसान डरा हुआ, घायल और असहाय दिखाई देता है। T-800 सड़क पर चलते हुए है और तीसरे को बुरी तरह घायल कर देता है। कुछ ही सेकंड में तीनों गुंडे हार जाते हैं। T-800 उनके कपड़े, जूते और मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरी तरफ करण के पास न हथियार हैं और न कपड़े। वह मजबूरी में एक कूड़ेदान के पास जाता है और एक बेघर आदमी के पुराने कपड़े पहन लेता है। पुलिस उसे देखकर पीछा करने लगती है, लेकिन वह किसी तरह उनसे बच निकलता है। अब दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक है, सारा। T-800 एक टेलीफोन बूथ में जाता है और टेलीफोन डायरेक्टरी खोलता है। उसकी मशीन जैसी आंखें बहुत तेजी से, कि असली सारा एक साधारण लड़की है, इसलिए वो सबसे साधारण पते वाली सारा को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच असली सारा एक छोटे से रेस्तरां में वेट्रेस का काम कर रही होती है। उसका दिन बिल्कुल खराब चल रहा होता है। ग्राहक उससे नाराज हैं। बच्चे उसका मजाक में उससे पहले सारा तक पहुंचना चाहता है। अब समय के खिलाफ यह दौड़ और भी खतरनाक होने वाली थी। टीवी पर लगातार सारा नाम की 2 महिलाओं की हत्या की खबर देखकर सारा पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई उसके नाम वाली महिलाओं को क्यों मार रहा है। डर के मारे वह एक क्लब में जाकर अपनी दोस्त को फोन करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी समय T-800 भी उसकी लोकेशन तक पहुंच चुका है। T-800 बिना किसी डर के क्लब के अंदर घुसता है। उसकी लाल आंखें पूरे हॉल में सारा को ढूंढने लगती हैं। दूसरी तरफ करण भी क्लब में पहुंच चुका होता है। जैसे ही उसकी नजर T-800 पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि अब हमला होने वाला है। कुछ ही सेकंड बाद T-800 सारा को देख लेता है। वह बिना कुछ बोले अपनी पिस्तौल निकालता है और सीधे फायरिंग शुरू कर देता है। पूरा क्लब चीख पुकार से गूंज उठता है। लोग जान बचाने के लिए
लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त करण दौड़कर सारा के सामने आ जाता है और उस पर होने वाली गोलियों से उसे बचा लेता है। वह सारा का हाथ पकड़कर पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। T-800 उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह लगातार गोलियां चलाते हुए बड़ी मुश्किल से दोनों वहां से बच निकलते हैं। अब सारा को भी यकीन होने लगा था कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि मौत बनकर आया एक अजय मशीन है। T-800 होटल के कमरे में अकेला बैठा अपनी मरम्मत कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके चेहरे पर कई मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये कोई साधारण डिटेल नहीं थी। उसकी नकली इंसानी त्वचा अब सड़ने लगी थी। बाहर से वह अभी भी इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर का धातु का ढांचा धीरे धीरे बाहर झलकने लगा था। कमरे में फैलती बदबू उसकी असली पहचान बता रही थी। इसी दौरान होटल का सफाई कर्मचारी दरवाजे पर आकर पूछता है, सर क्या आपका कमरा साफ कर दूं? अंदर से T-800 बिना किसी भावना के जवाब देता है, नहीं, सिर्फ एक शब्द। लेकिन उसकी ठंडी आवाज सुनकर ही माहौल डरावना हो जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में सारा और काइल से लगातार पूछताछ चल रही थी। पुलिस को अब भी यकीन नहीं था कि कोई भविष्य से आया हुआ रोबोट उनका पीछा कर रहा है। उन्हें लगता था कि काइल सिर्फ मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन काइल बार बार एक ही बात दोहराता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, न गोलियां, न जेल और न ही पुलिस। मगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उधर T-800 अपनी मरम्मत पूरी करता है। उसकी हर गोली सीधे निशाने पर लगती है। न उसे डर है, न जल्दबाजी और न ही किसी पर दया। दूसरी तरफ काइल और सारा इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पीछे के रास्ते से भाग निकलते हैं, लेकिन T-800 उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। पुलिस स्टेशन से निकलते ही वह फिर उनके पीछे लग जाता है। अब शहर की सड़कों पर शुरू होती है एक और जबरदस्त प्लान। उसके लिए यह सिर्फ एक मिशन था, सारा कॉर्नर को हर हाल में खत्म करना। दोनों एक कार में बैठकर पूरी रफ्तार से भागते हैं। पीछे से T-800 पुलिस की कार छीनकर उनका पीछा शुरू कर देता है। उसकी ड्राइविंग किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक कंप्यूटर की तरह बिल्कुल सटीक थी। हर मोड़, हर ब्रेक और हर टक्कर वह बिना किसी गलती के संभालता था। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। सड़क पर मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। काइल जानता था कि केवल गोलियों से T-800 को नहीं रोका जा सकता, इसलिए उसने अपने साथ लाए हुए पाइप बम निकाल लिए। जैसे ही T-800 उनकी कार के बिल्कुल पास पहुंचता है, काइल एक पाइप बम उस अब सच था। अब दोनों पास की एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। काइल जानता था कि खुली सड़क पर T-800 को हराना असंभव है, इसलिए उसने फैक्ट्री के अंदर उसे फंसाकर खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन T-800 भी बिना रुके उनके पीछे फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इंसान और मशीन के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था। फैक्ट्री के अंदर हर तरफ अंधेरा, मशीनों का शोर और धुआं फैला हुआ था। सारा और करण अपनी जान बचाते हुए अलग अलग रास्तों से भाग रहे थे। दूसरी तरफ T-800 बिना किसी जल्दबाजी के उनके पीछे बढ़ रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। करण जानता था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी जेब से आखिरी पाइप बम निकाला और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही T-800 उसके करीब पहुंचा, करण ने पूरी ताकत से बम उसकी ओर फेंक दिया। धमाका, जबरदस्त विस्फोट हुआ। T-800 का पेट पूरी तरह फट गया और उसका साथ भविष्य से आया सबसे खतरनाक हत्यारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद सारा गर्भवती होती है। उसके गर्भ में वही बच्चा पल रहा होता है जो भविष्य में इंसानों का महान नेता अर्जुन बनेगा। वह अपनी जीप से दूर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वह अपने होने वाले बेटे के लिए ऑडियो टेप रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह पूरी कहानी सुनाती है। उसे अब पता है कि भविष्य में कितनी बड़ी लड़ाई उसका इंतजार कर रही है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर कहता है, आंधी आने वाली है। सारा मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे पता है।